नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल आरोह क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम DSSB TGT म्यूज़िक का जो सिलेबस है उसको एक सीक्वेंस के साथ नए सिलेबस के साथ कवर कर रहे हैं। इसके पहले 3 और क्लासेस हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट है। उसी श्रृंखला में आज हम चौथी क्लास करने जा रहे हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बोला था कि हम एक साथ 4 यूनिट कवर करेंगे। उसी श्रृंखला में सबसे पहले हम राग को करेंगे आज, ठीक है। राग हम पहले काफ़ी थाट की राग जितनी भी सिलेबस में है, ऑफिशियल सिलेबस में, उस हिसाब से हम कवर कर चुके हैं। साथियों, आज हम कल्याण थाट की राग हम स्टार्ट करेंगे आज से। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, कल्याण थाट में जो लगने वाला स्वर है वो तीव्र माह है। तीव्र माह है और उसके अलावा उसमें सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि थाट में जो स्वर लगते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सभी स्वर उस थाट के अंतर्गत आने वाली रागों में भी लगें। तो इस वजह से आपको राग के अंदर भी अच्छे से पढ़ाई करनी है, जो थाट के अंदर जो भी राग्स हैं। चलिए ठीक है। राग हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद करते हैं, आपको बता चुका हूँ कि डेली हम 2 से 3 राग करेंगे कवर, और बहुत ही धीरे धीरे एकदम आराम से पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। उसी क्रम में आज हम करने जा रहे हैं राग छायानट। छायानट का परिचय करते हैं। चलिए, राग छायानट वर्जित स्वर इसमें नहीं होता है, इस वजह से मैं इसमें 0 लिख देता हूँ, ये मेरी ट्रिक है। वादी संवादी मैं एक साथ पढ़ता हूँ, तो राग छायानट में रे और पा क्रमशः वादी और संवादी हैं। चूँकि इसमें कोई वर्जित स्वर नहीं है, इस वजह से इसकी राग जो है संपूर्ण होगी। साथियों, अगर मैं कभी भी संपूर्ण बोलूँ, औड़ो बोलूँ या साड़ो बोलूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो आरोह तथा अवरोह में दोनों पे एप्लीकेबल है। जैसे संपूर्ण मतलब संपूर्ण कई जगह आपको मिलता है ना कि उसकी जाति संपूर्ण है, ठीक है, संपूर्ण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आरोह तथा अवरोह में दोनों में जो है संपूर्ण है उसकी जाति, ठीक है। जो स्वर लग रहे हैं आरोह तथा अवरोह में वो 7 स्वर लग रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। N1 का मतलब मैं आपको बताया था कि N मतलब नाइट और 1 का मतलब प्रथम पहर। तो रात्रि का प्रथम पहर इसका जो है गायन समय है, और ये पूर्वांग प्रधान राग है, राग छायानट। कामोद और हमीर इसके सम प्रकृति राग हैं, और इस राग में जो लगने वाला स्वर है वो दोनों माँ, मतलब इसमें दोनों माँ लगता है, तीव्र माँ और शुद्ध माँ दोनों लगता है, और उसके अलावा बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं, ठीक है। तो राग छायानट का परिचय क्या हुआ, कोई वर्जित स्वर नहीं है, रे और पा क्रमशः वादी संवादी हुआ, संपूर्ण इसकी जाति है, रात्रि का प्रथम पहर इसका गायन समय है, पूर्वांग प्रधान राग है। कामोद व हमीर इसका क्या है, संप्रकृति राग है, और इस राग में दोनों माँ लगते हैं, तीव्र माँ और शुद्ध माँ दोनों लगते हैं, ठीक है। इस राग के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि यह राग जो है 2 रागों से मिलकर बनी है। तो एग्जाम में सवाल पूछ सकता है आपसे कि छायानट जो है वो किन 2 रागों से मिलकर बनी है, तो राग छाया और राग नट, ठीक है। आज आधुनिक समय में इतना ज़्यादा इसका प्रचार हो गया है कि छायानट से ही इसको सब जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे गौड़ सारंग की। तो गौड़ सारंग में भी वर्जित स्वर नहीं लगता है, गा और धा क्रमशः वादी और संवादी है, और गौड़ सारंग में वक्र संपूर्ण इसकी जाति है। अब जैसे वक्र संपूर्ण वगैरह क्या है ना कि थोड़ा अलग है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। D3 का मतलब दिन के तृतीय पहर में इसका गायन समय है, और इस राग में जो है दोनों माँ लगते हैं, इसमें भी तीव्र माँ और शुद्ध माँ दोनों लगते हैं, इसके अलावा सारे शुद्ध स्वर लगते हैं, ठीक है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। राग हमीर। राग हमीर में भी वर्जित स्वर नहीं लगता है, और धा और गा इसका क्रमशः वादी और संवादी है, संपूर्ण इसकी जाति है, रात्रि के प्रथम पहर में ये गाई जाती है, N1। कामोद व केदार इसके संप्रकृति राग हैं, और इस राग में भी दोनों माँ लगता है, तीव्र माँ और शुद्ध माँ दोनों लगते हैं, और उसके अलावा सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, PDF में इसी पर भेजता हूँ। किसी तरह की कोई भी डिस्कशन के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टेक्निकल टर्म्स में आज हम करेंगे ग्राम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। और साथियों एक बात और फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो क्लास है पूरी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और ये जो मैं एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बता देता हूँ कि ये जो मैं क्लास करवा रहा हूँ, जैसे मान लो वीकडेज़ में जो भी क्लासेस होती हैं, ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा कि ये कंटेंट कम है। बेसिकली मैं ज़्यादा कंटेंट इसमें देना चाहता नहीं हूँ। पहली बात तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है इस वजह से। दूसरा ये है कि कुछ क्वेश्चंस मैं जानबूझ के नहीं इसमें दे रहा हूँ, कुछ मतलब ज़्यादा इसमें इसलिए नहीं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं संडे एक प्लानिंग ये कर रहा हूँ कि जितने भी टॉपिक्स मैं पूरे वीकडेज़ में कवर करवाऊँगा उसका एक प्रॉपर सीरीज़ पूरा मिक्स करके मैं क्वेश्चन फॉर्म में रखूँगा, ठीक है, संडे के दिन। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लाइव मिलें उस दिन, ठीक। तो वो मैं डिसाइड अभी कर रहा हूँ, इस वीक से अगले वीक से मैं उसको कर दूँगा और पहले से उसके बारे में मैं शेयर वगैरह कर दूँगा। तो लाइव आएंगे आप लोग, तो क्या होगा ना उसमें कि आपका जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर करते रहूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्राम के बारे में समझते हैं कि ग्राम का अर्थ होता है गाँव, जहाँ लोग या परिवार मिलकर रहते हैं। संगीत में श्रुति और स्वरों के समूह को ग्राम कहा जाता है। ग्रामों की कुल संख्या 3 है। एक तो है षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, गांधार ग्राम। एक ग्राम में 22 श्रुतियाँ होती हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, एकदम कंटेंट ही पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। व्यवहार में 2 ग्राम ही ग्रहण किए जाते हैं। गांधार ग्राम को, ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बढ़िया इन्फॉर्मेशन है। गांधार ग्राम को स्वर्गवासी ग्राम भी माना जाता है। षडज ग्राम में 4थी श्रुति पर सा, 7वीं पर रे, 9वीं पर गा, 13वीं पर मा, 17वीं पर पा, 20वीं पर धा तथा 22वीं पर निषाद स्वर स्थापित किया गया है। अर्थात श्रुतियों का क्रम जो है 4 3 2 4 4 3 2 है। किसमें? षडज ग्राम में। मतलब 4 पे आपका सा है, ठीक है। जैसे बेसिकली मैं यहाँ पे लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, थोड़ा देखिएगा। 4 3 2 4 4 3 2। बेसिकली आपको पता है ना कि ये सा हो गया, ठीक है, रे हो गया, ठीक, ये गा हो गया, ये माँ हो गया, ये पा हो गया, ये धा हो गया और ये नी हो गया। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि सा की 4 श्रुतियाँ होंगी, रे की 3, गा की 2, माँ की 4, पा की 4, धा की 3 और नी की 2। साथियों मेरी राइटिंग बहुत ही ख़राब है, तो आप थोड़ा मेरी आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली ये है। अभी आगे एक चीज़ और समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हैं। मध्यम ग्राम में केवल पंचम स्वर 16वीं श्रुति पर स्थापित किया गया है, बाकी स्वर षडज ग्राम की तरह हैं, ठीक है। मध्यम ग्राम में श्रुतियों का क्रम 4 3 2 4 3 4 2 होता है, ठीक है। मतलब ये जो मैं लिखा हूँ ऊपर, ये श्रुति जो है ना षडज ग्राम के हिसाब से है, ठीक है। ये है षडज ग्राम की श्रुतियाँ हैं, ठीक। अच्छा, और मध्यम ग्राम का ये होगा। अब मध्यम ग्राम का यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा समझिएगा बात को। 4 3 2 4 3 4 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक है। षडज ग्राम को प्रमुख ग्राम माना जाता है। मतलब जो षडज ग्राम है वो प्रमुख ग्राम माना जाता है। षडज ग्राम में षडज पंचम संवाद प्रमुख रूप से रहता है। मध्यम ग्राम में षडज मध्यम संवाद होता है। अब इस बात को मैं भी समझा देता हूँ। मध्यम में षडज मध्यम, षडज ग्राम में षडज पंचम संवाद रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, ये जो मैं श्रुतियाँ लिखा हूँ, प्लेस किया हूँ इसको, यहाँ पर एक बात आपको देखने वाली मिलेगी कि जो ये बेसिकली दूसरा वाला मध्यम ग्राम है, ठीक है। ये मध्यम ग्राम की श्रुतियाँ हैं, मध्यम ग्राम की, ठीक है। बात समझिएगा कि सा की 4 श्रुतियाँ हैं षडज में, रे की 3 है, गा की 2 है, माँ की 4 है, पा की 4 है। अब यहाँ पे देखो कि पा की 4 श्रुतियाँ हैं किसमें? षडज ग्राम में, ठीक है। ये पा है भैया। अच्छा, मध्यम ग्राम में देखो, सा की 4, रे की 3, गा की 2, माँ की 4, पा की 3 है। पा की यहाँ पर कितनी श्रुतियाँ हैं? 3 हैं। तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ना, ये बात आप समझिए यहाँ पे कि षडज ग्राम में षडज पंचम संवाद प्रमुख है। तो षडज ग्राम में जो है, ये यहाँ पे देखो, षडज पंचम संवाद प्रमुख हो गया, पा, सा और पा, ठीक है। अच्छा, मध्यम ग्राम में देखो षडज मध्यम, सा और पा,
तो संवाद मतलब ये दोनों में जो अंतर आ रहा है, इसी वजह से इस बात को यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है अच्छे से। ठीक है, चलिए, ग्राम के पहले स्वर को ग्रामणी कहते हैं। ठीक है, ये बात आप समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। मूर्छना ग्राम से उत्पन्न हुआ है। जो मूर्छना आपका उत्पन्न हुआ है वो ग्राम से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? बेसिकली मूर्छना के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मूर्छना शब्द मूर्छ धातु से बना है, जिसका अर्थ मोह, उभार, चमकना, व्यक्त करना आदि है। संगीत में मूर्छना का अर्थ 7 स्वरों का आरोह अवरोह करना है। ठीक है, प्रत्येक ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं, ध्यान से समझते जाइएगा। 3 ग्राम से 21 मूर्छनाएं बनती हैं। ठीक है, 3 ग्राम से कुल 21 मूर्छनाएं बनेगी। मूर्छनाएं 4 प्रकार की होती हैं: पूर्णा, साड़वी, औड़विता, साधारणी। और ये जो 4 प्रकार की मूर्छनाएं हैं, या किसके अनुसार है? दत्तिल के अनुसार है। तो आप बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, पता होना चाहिए कि दत्तिल के अनुसार चारों मूर्छनाएं कौन कौन सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतंग के अनुसार शूद्रा, अंतर संहिता, काकली संहिता तथा अंतर काकली संहिता, ये 4 मूर्छनाएं हैं। ठीक है, तो मतंग जी ने अलग दी हैं। ठीक है, 7 स्वरों से युक्त मूर्छना, जिसमें 7 स्वर होते हैं, उसको पूर्णा कहते हैं। पूर्णा कहते हैं। ठीक है, 6 स्वरों से युक्त मूर्छना को साड़वी कहते हैं, और 5 स्वरों से युक्त मूर्छना को औड़विता कहते हैं। काकली निषाद तथा अंतर गांधार, ठीक है, काकली निषाद तथा अंतर गांधार से युक्त मूर्छना साधारणी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? साधारणी कहलाती है। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ही केयरफुली पढ़ाई करेंगे। षडज ग्राम की पहली मूर्छना सा से, सा स्वर से आरंभ की जाती है। तो षडज मतलब सा और सा, पता चल जाएगा, ट्रिक बन गई। मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना माँ, माँ और माँ स्वर से आरंभ होती है। लेकिन गांधार ग्राम की जो पहली मूर्छना होती है वो नी स्वर से शुरू होती है। ठीक है साथियों, आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात ध्यान से मेरी सुनिएगा। ठीक है, षडज ग्राम की जो मूर्छनाएं हैं वो मैं नीचे लिखा हूं, और उन मूर्छनाओं के देवता भी होते हैं। तो कई एग्जाम में देवता भी पूछा गया है, इस वजह से मैं यहां पर लिख दिया हूं। अच्छा, अगर देवता, पहली बात तो याद करना है, लेकिन अगर नहीं याद कर पाते हैं तो ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि षडज ग्राम की जो भी मूर्छनाएं हैं उसका नाम आपको पक्का याद रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और षडज ग्राम की जो पहली मूर्छना है ये फर्स्ट है। ठीक है, उत्तर मंद्रा फर्स्ट है। तो कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि षडज ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी होती है, तो उत्तर मंद्रा, और आखिरी कौन सी है? ये लास्ट है। ठीक है, ये लास्ट है, अभिरुद्ध गता होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं हम। उत्तर मंद्रा यक्ष, रजनी राक्षस, उत्तरायता नारद, शुद्ध सर्जा ब्रह्मा, मत्सरीकृत नाग, अश्वक्रांता अश्वनी, अभिरुद्गता वरुण। ये मैंने प्रायः क्रमशः जो है देवताओं के नाम लिए हैं। पहले मैं मूर्छना बोला हूँ और उसके बाद देवता के नाम आप साफ साफ देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं, चूंकि नाम अलग है ना, षडज ग्राम की मूर्छना और मध्यम ग्राम की मूर्छना का। ठीक है, तो इस वजह से आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन सी मूर्छना किस ग्राम की है। ठीक है, चलिए। सौवीरी ब्रह्मा, हरिदाशा इंद्र, कलोपनता वायु, शुद्ध मध्यमा गंधर्व, मार्गी सिद्ध, पौरवी शिव, हिष्यका सूर्य। ठीक है, तो ये क्रमशः आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं में पंचम 3 श्रुतियों का, मतलब ये बात याद रखिएगा कि मध्यम ग्राम की जो मूर्छना होती है पंचम 3 श्रुतियों का होता है, तथा दैवत 4 श्रुतियों का होता है। ठीक है, दैवत मतलब धा हो गया, 4 श्रुति का होगा, और पंचम मतलब 3 श्रुतियों का होगा। ठीक है, किसमें? मध्यम ग्राम की मूर्छना में। देखिए अभी आपको बताया था ना मैं यहाँ पे कि मध्यम ग्राम ये है। ठीक है, और पंचम 3 श्रुति का हो गया। ठीक है, ये पा है पंचम 3 का, और दैवत ये है, दैवत कितने का हो गया? 4 श्रुति का हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए। मूर्छना में स्वर हमेशा क्रमानुसार होते हैं। मूर्छना जिस स्वर से आरंभ होती है उसी स्वर पर आकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है,
पता होना चाहिए आपको। अब मेरी बात सुनिए, गांधार ग्राम की जो मूर्छनाएं होती है उनमें आपको देवताओं के नाम नहीं याद करने हैं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ऑप्शन दे दिया, जैसे आपको दे दिया ना कि नंदा जो है वो किस ग्राम की मूर्छना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो गांधार ग्राम की है। तो यहाँ पर सिर्फ इसका नाम आपको याद रखना होगा, नंदा, विशाला, सुमुखी, विचित्रा, रोहिणी, सुखा, अलापा, ये किसका नाम है? गांधार ग्राम की मूर्छनाओं का नाम है। चलिए आगे चलते हैं। गांधार ग्राम की पहली मूर्छना निषाद से प्रारंभ की जाती है, अभी आपको पहले बताया था। मतंग मुनि ने 12 स्वर मूर्छना का आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए, अच्छा, मतंग मुनि के ग्रंथ का क्या नाम था, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और बता देना, अगर कोई वीडियो देख रहा है और कमेंट नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा, बता देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधार ग्राम वर्तमान समय में प्रचार में नहीं है, ठीक है, अभी ऊपर बताया गया था, इसको विलुप्त बोलते हैं, ठीक है, स्वर्गवासी ग्राम भी इसको बोलते हैं। मतंग की मूर्छनाओं में 12 स्वरों का प्रयोग किया जाता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। महर्षि भरत ने 84 तानों मूर्छनाओं का वर्णन किया है। उन्होंने 49 ताने साड़ो तथा 35 ताने औड़ो मानी हैं। सड़ज ग्राम की कुल साड़ो मूर्छनाएं 28 हैं। सड़ज ग्राम की कुल औड़ो मूर्छनाएं 21 है। सड़ज ग्राम की कुल साड़ो मूर्छनाएं 21 है। ये मध्यम ग्राम की होगा, मध्यम ग्राम की कुल साड़ो मूर्छनाएं 21 है और सड़ज ग्राम की तो 28 होंगी, ठीक है। तो मध्यम ग्राम की कुल साड़ो मूर्छनाएं 21 है। मध्यम ग्राम की कुल औड़ो मूर्छनाएं 14 है और दोनों ग्रामों की कुल साड़ो और औड़ो मिलाकर टोटल 84 मूर्छनाएं हैं। तो साथियों, आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम आज पढ़ेंगे गीत, गांधर्व और गान तथा मार्ग व देसी संगीत। ओके, चलिए, इसके अंतर्गत गांधर्व और गान तथा मार्ग व देशी संगीत का वर्णन किया गया। गीत संगीत रत्नाकर के अनुसार गीत जो है, ये गीत के बाद कॉमा लगेगा यहाँ पे, ठीक है, गीत के बाद कॉमा। गीत जो है संगीत रत्नाकर के अनुसार स्वरों का वह समुदाय जिससे मन का रंजन हो, गीत कहलाता है। गीत के 2 भेद होते हैं, ठीक है। एक गांधर्व हो गया, जो संगीत स्वर्गलोक में गंधर्वों द्वारा गाया जाता था और जिसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति, ये बात समझिएगा आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, मोक्ष प्राप्ति है। अतः वेदों के समान अपोष्येय और अनादि संगीत को ही गांधर्व कहा जाता है। गान, जो संगीत वाग्यकारों ने अर्थात संगीत के पंडितों ने अपने बुद्धि कौशल से उत्पन्न किया तथा उसे लक्षणबद्ध करके देशी रागों में उसका उपयोग कर लोक रंजन के निमित्त प्रचलित किया, वह गान है। रत्नाकर के अनुसार गान के भी 2 भेद हैं, निबद्ध गान और अनिबद्ध गान। मतलब आप समझ रहे हैं, गांधर्व गान जो है उसको जो है गंधर्वों द्वारा मतलब स्वर्गलोक में गाया जाता है, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। लेकिन जो गान है, गान को आजकल के जो वाग्यकार होते हैं ना, जो वाग्यकार हुए हमारे टाइम पे, मतलब संगीत के जो पंडित हैं, अपने बुद्धि और कौशल के दम पर जो है, जैसे भातखंडे जी ने 10 थाट का उपयोग कर दिया, ठीक है, मतलब इजाद किया, तो जिससे क्या है कि संगीतज्ञों को बड़ा फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो उसी हिसाब से मतलब बेसिकली ये कह सकते हैं कि आजकल के जो संगीतज्ञ हुए, उन्होंने जो अपनी बुद्धि और कौशल से जो एक गीत को वो लक्षणबद्ध करके देसी रागों में उसका उपयोग करके मतलब लोक रंजन, मतलब लोगों के रंजन के लिए प्रचलन में जो आया हुआ है वह गान कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसके 2 भेद होते हैं, निबद्ध और अनिबद्ध, ठीक है। तो संगीत रत्नाकर के टीकाकार कल्लीनाथ के मतानुसार गांधर्व और गान को ही क्रमशः मार्ग और देसी संगीत कहा जाए तो कोई अतिशयोक्त नहीं हो। बेसिकली यही कहा ही जाता है। गांधर्व को मार्गी कहते हैं जो कि बड़ा कठिन होता है, गान को देसी संगीत कहते हैं, ठीक है। संगीत रत्नाकर में गंधर्व संगीत को वेद के समान अपौरुषेय तथा पवित्र माना गया है, ठीक है। तथा गान के भी 2 भेद निबद्ध और अनिबद्ध हैं। राजाओं और संतानों की शिक्षा का गंधर्व एक आवश्यक अंग समझा जाता था, इसलिए कुश, लव और श्री राम इत्यादि के संबंध में इसका उल्लेख हुआ है। स्वामी प्रज्ञानंद के अनुसार संगीत रूपों में अलग था और प्रस्तुति की विधि गंधर्व संगीत का निर्माण करती थी, जो वैदिक संगीत के लगभग समकालीन था। वैदिक संगीत को साम गायन या
समगायन या समागम के नाम से भी जाना जाता था तथा इसकी कल्पना और डिजाइन दिव्य गंधर्वों जैसे नारद, तुम्बरु, विश्वासु और अन्य के द्वारा की गई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि ने गांधर्व के 3 प्रकार, प्रथम शरीर, दूसरा वीणा तथा तीसरा पद बताए हैं। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं भाई, ठीक है। गांधर्व, भरत मुनि ने गांधर्व के 3 प्रकार बताए हैं, प्रथम शरीर, दूसरा वीणा तथा तीसरा पद बताए हैं, ठीक है। पद के भी 2 प्रकार, निबद्ध और अनिबद्ध है, ठीक है। इसके अनुसार मध्य स्थान का त्याग कभी नहीं होना चाहिए। सब स्वरों में प्रमुख मध्यम माना गया है, ठीक है। सभी स्वरों में प्रमुख मध्यम माना गया है और साम गायकों व गंधर्व कल्प ने भी मध्यम को ही मान्यता दी है, ठीक है। गंधर्व गान व साम गान दोनों परंपराओं में मध्यम को प्रमुख स्वर माना गया है। ये इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, जितनी भी हैं आपको पता होनी चाहिए। भरत के कथन से ज्ञात होता है कि ये दोनों परंपराएं भिन्न थी। भरत ने गंधर्व का उत्पत्ति स्थान शरीर, वीणा तथा बांसुरी को माना है। आचार्य नारद के अनुसार जो अनादि परंपरा से प्राप्त गंधर्वों द्वारा प्रयुक्त तथा अपने नियत रूप में कल्याणप्रद है उसे गंधर्व कहा जाता है, और जो वाग्यकार द्वारा रचित लक्षणों से अन्वित देशी रागों में निबद्ध और लोगों का रंजन करने वाला है वह देसी संगीत कहलाता है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे, अलग अलग जो है मुनियों ने अपनी परिभाषा दी है। चलिए अब मार्गी तथा देसी संगीत हम समझते हैं। प्राचीन काल में 2 प्रकार की, एक एक्चुअली ये क्या है ना कि अलग भाषा में थोड़ा सा है, ये सिंपल भाषा में लिखा है इसको, ठीक है, मार्गी तथा देसी संगीत को, जिससे कि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। फिर आप ऊपर वाला देखेंगे तो और बढ़िया से समझ आएगा, ठीक है। प्राचीन काल में 2 प्रकार की संगीत पद्धतियाँ प्रचलित थी। पहली को गांधर्व कहा जाता था और दूसरी को गान कहा जाता था। गंधर्व पद्धति के अंदर मार्गी तथा गान पद्धति के अंदर देसी संगीत आता था। अभी पूरी बात आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ। गांधर्व या मार्गी संगीत पद्धति पर कठोर नियमों का जोर था। मतलब गांधर्व जो था या मार्गी संगीत जिसको बोलते हैं, उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा कठोर नियम थे। इसमें परंपरागत नियमों का पालन करना था। मतलब परंपरागत जो नियम चले आ रहे थे ना, उसको पालन करना ही होता था, ठीक है। इन नियमों से बाहर आप नहीं जा सकते थे। यह मार्गदर्शक पद्धति थी, ठीक है। अतः इसे मार्गी संगीत कहते थे। इसका प्रयोग आध्यात्मिक उत्सवों के समय किया जाता था। जनसाधारण ने लोक धुनों तथा प्रादेशिक गीतों से अपना मनोरंजन किया, ठीक है। यह सरल भाषा, सरल धुनों से युक्त थे, ठीक। इसमें कोई कठोर नियम नहीं थे, अतः अधिक व्यक्तियों ने इसे अपनाया। धीरे धीरे संगीतक भी इसी ओर आने लगे। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है आपका गान की बात हो रही है, ठीक है। इसके कारण मार्गी संगीत धीरे धीरे लुप्त होने लगा तथा देसी संगीत में ग्राम तथा देसी राग का प्रचार हुआ। देसी संगीत को नियमबद्ध किया गया तथा ऐसा प्रावधान रखा गया कि जन रुचि के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहे। आज सारे भारत में देसी संगीत ही प्रचलित है। इसी के अंतर्गत शास्त्रीय तथा लोक गायन शैलियाँ आती हैं, ठीक है साथियों। मार्गी संगीत के बाद जो है एक्चुअली यहाँ पे जो है होना था आपका हेडिंग देसी संगीत का। चलिए मैं PDF में इसको एडिट करके डाल दूँगा, ठीक है। और बाकी आपको समझ में ही आ ही गया होगा, मैंने आपको बता दिया है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्गी और देसी संगीत में अंतर आप देखिएगा। मार्गी संगीत शब्द प्रधान और देसी संगीत स्वर प्रधान है, ठीक है। जो मार्गी संगीत है वो शब्द प्रधान है और देसी संगीत जो है वो स्वर प्रधान है। मार्गी संगीत ईश्वर निर्मित है और देसी संगीत मनुष्य द्वारा बनाया गया है, ठीक है। मार्गी संगीत के नियम कठोर हैं और उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन या शिथिलता असंभव है। देसी संगीत के नियम कठोर नहीं होते हैं, बल्कि उनमें जन रुचि के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। इसलिए मार्गी संगीत अचल और देसी संगीत चल कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्गी संगीत क्या है? अचल है, ठीक है, और देसी संगीत चल है। साथियों एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आज के दिन का, एक और क्वेश्चन। एक तो पहले पूछ लिया हूँ मतंग का ग्रंथ क्या था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अचल स्वर किसको बोलते हैं, ठीक है। हालांकि मैं नहीं पढ़ाया हूँ स्वर, लेकिन अगर जिसको आता है वो कमेंट करेगा, ठीक है, कि अचल स्वर कौन कौन से माने गए हैं, ठीक है, अपने सप्तक में, वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्गी संगीत अब समाप्त हो गया है, किंतु देसी संगीत का प्रचार है। मार्गी संगीत का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना और देसी संगीत का मुख्य उद्देश्य जनरंजन के लिए है, मनोरंजन के लिए, ठीक है। एक और टर्म अभी आया था ऊपर, वाग्यकार, तो उसकी हम जिक्र करेंगे वाग्यकार की। प्राचीन काल में वाग्यकार उस व्यक्ति को कहा जाता था जो पद रचना तथा स्वर रचना दोनों कलाओं में प्रवीण होता था। वाग्य शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वाक प्लस गे। वाक का आशय है पद
तथा गेय का आशय है संगीत, अतः इन दोनों का ज्ञाता वाग्यकार कहलाता है। कुछ विद्वानों ने इन्हें क्रमशः मातु और धातु भी कहा है, ठीक है। तो मातु और धातु किसे कहा जाता है? वाग्यकार को ही कहा जाता है, ठीक है। संगीत रत्नाकर में एक उत्तम वाग्यकार में 28 गुण बताए गए हैं। अब किस में बताए गए हैं? एक उत्तम वाग्यकार के 28 गुण किस ग्रंथ में बताए गए हैं? संगीत रत्नाकर में, याद रखिएगा इस बात को। तो एक उत्तम वाग्यकार जिसमें संगीत और साहित्य के ज्ञान के अतिरिक्त भी अनेक गुण आवश्यक हैं, जैसे उसे विभिन्न देशों के रीति रिवाजों, भाषा तथा काकू आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। उसमें स्वतंत्र एक शीघ्र रचना करने की शक्ति, एकाग्रचित्त, तीनों स्थानों में गमक लेने की शक्ति, राग द्वेष का अभाव, अलौकिक बुद्धि, वाक चातुर्य, गायन वादन नृत्य आदि में कुशलता तथा दूसरों के मन को जानने की शक्ति आदि गुण होने चाहिए, ठीक है। ये सभी गुण वाग्यकार की कुशलता तथा प्रवीणता को दर्शाते हैं, इसलिए एक कुशल वाग्यकार में ये सभी गुण आवश्यक होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मध्यम वाग्यकार कौन होता है? जो स्वर रचना धातु, स्वर रचना को बेसिकली धातु में प्रवीण व पद्य रचना मतलब मातु में मंद बुद्धि या कमजोर हो, वह मध्यम वाग्यकार कहलाता है। मतलब जो स्वर रचना में तो प्रवीण हो लेकिन पद रचना में मंद बुद्धि हो, ठीक है। मंद बुद्धि मतलब एकदम कम नहीं, मतलब थोड़ा सा कम हो, ठीक है। अधम वाग्यकार जिसे केवल सस्य ज्ञान हो पर पद रचना व स्वरचना स्वरलिपि का ज्ञान ना हो, वह अधम वाग्यकार है, ठीक है। चलिए साथियों, ये था हमारा टेक्निकल टर्म। आप साथियों अगर आपके पास सिलेबस है तो आप देख पा रहे होंगे कि हम कितनी तेज़ी से डे बाय डे करके हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि हम बढ़िया से एक प्रॉपर ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से पूरा अपना हम यूनिट जल्दी जल्दी ख़त्म करें, ठीक है। तो साथियों आज हम पढ़ेंगे तबले के घराने में फर्रुखाबाद का घराना। इसके पहले भी तबला का घराना मैं कराते आ रहा हूँ। आज ये चौथा घराना है अपना, ठीक है। दिल्ली, अजराड़ा और बनारस का घराना हो चुका है। ये फर्रुखाबाद घराना है। इसके बाद अपने सिलेबस में पंजाब घराना बचेगा, फिर तबले का घराना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। फर्रुखाबाद घराना। उस्ताद बख्शू खान के दामाद एवं शिष्य उस्ताद हाजी विलायत अली खान फर्रुखाबाद घराने के प्रवर्तक हैं। कौन है? उस्ताद हाजी विलायत अली खान फर्रुखाबाद घराने के प्रवर्तक हैं। उन्होंने लखनऊ की वादन शैली में मौलिक परिवर्तन करके एवं विभिन्न प्रकार की अनेक रचनाएं की, जिसे फर्रुखाबाद को एक पृथक घराने की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। उस्ताद हाजी विलायत अली खान के शिष्यों एवं प्रशिष्यों की परंपरा में हुजूरुद्दीन खान, पंडित जियालाल जी, उस्ताद मुनीर खान, अता हुसैन खान इंपॉर्टेंट नेम है, सुप्पन खान, मियन खान, मोधू खान, रघुनंदन, पंडित भीष्म देव वेदी, उस्ताद चूड़िया वाले, इमाम बख्श, मुबारक अली खान, उस्ताद करम इत्तल खान, बेचाराम चट्टोपाध्याय, उस्ताद जहांगीर खान, उस्ताद अमीर हुसैन खान, उस्ताद अहमद जान थिरकवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है ये, उस्ताद गुलाम हुसैन खान, उस्ताद नासिर खान, उस्ताद हबीबुद्दीन खान, उस्ताद शमसुद्दीन खान, उस्ताद नन्हे खान, उस्ताद नजर अली खान, छन्नू खान, मुरारी लाल, श्यामलाल पांडे, गुरुदयाल मुनीम, वासुदेव प्रसाद, रहीम बख्श, बाबा साहेब मासेलकर, निजामुद्दीन खान, हाफिज खान, निखिल घोष, पंडेरीनाथ नागेश्वर, शरद खरगोनकर, तारानाव राव, राम प्रवेश सिंह एवं उस्ताद नन्हे खान के पुत्र उस्ताद मसीतुल्लाह खान उर्फ मसीद खान, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। पौत्र उस्ताद करामतुल्लाह खान, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। प्रपौत्र साबिर खान आदि हुए। साथियों एक बात आपके मन में आ रही होगी कि ये घराना जो जब मैं आपको बताता हूँ तो मैं लगातार नाम पढ़ते हुए चले जाता हूँ। तो बात ऐसी है कि अभी क्या है कि मैं आपको एक प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, इम्पॉर्टेंट नाम का मैं जिक्र कर भी देता हूँ, ठीक है। अब चूंकि इतना ज़्यादा मुझे कलाकारी नहीं आती है पीपीटी वगैरह में कि मैं उसको बढ़िया से बना सकूं, ठीक है। कि अपना जैसे एक होता है ना, जैसे चार्ट वार्ट बना देते हैं लोग, ठीक है। तो वो सब मुझे नहीं आता है, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो लेकिन हाँ एक बात ये है कि जब मैं आपका संडे का क्लास कराऊंगा ना, मतलब एकदम मिक्स अप करके पूरी चीज़ों को कराऊंगा, तब आपको मैं पूरा डिफ्रेंशिएट करते हुए चला जाऊँगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होना, अभी अपने से कर लो आप जो आप कर पा रहे हो। अभी क्या है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है आपको जो मैं रेगुलर प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे क्या है कि आपका एक इंटरेस्ट बना हुआ है क्लास लेने में, ठीक है, पढ़ाई में। तो इसको मत तोड़ना, अभी आप अपने से खुद से पढ़ लो। आगे मैं कराऊँगा सब कुछ डिफ्रेंशिएट करके, एकदम धुआंधार क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। सब कुछ होंगी चीज़ें, बट अभी के लिए आपको पेशेंस रखना और खुद से भी चीज़ों को कुछ करते हुए चले जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद जो घराने की विशेषता
यह बाज पूरब घराने की ही शाखा है, ठीक है। यहाँ का बाज नृत्य से प्रभावित नहीं है। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के समान किनार या बनारस एवं पंजाब घराने की तरह जोरदारी इस घराने में नहीं है। यहाँ रेलों को एक नया रूप दिया गया जिसे रौ अथवा रविश कहा गया, जो बहुत प्रचलित है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। इस घराने में विशेष रूप से गत एवं गतों को लयकारी के विभिन्न दर्जी में बजाने की प्रथा है। यहाँ का चाला या चलन विशेष प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पूछ लिया जाएगा कि चाला या चलन कहाँ का विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तो कहाँ का है, फर्रुखाबाद घराने का है। स्वतंत्र वादन के प्रस्तुतिकरण हेतु यह एक सफल बाज है, ठीक है। इस वादन शैली में घिड़ान, कड़ान, धीर धीर, किटतक, तकिट, धा, धीर धीर, किटतक, धेत, तक तक, धिक, नग आदि बोल समूहों का अधिक प्रयोग होता है। इस घराने का तबला मधुर, संयत तथा संतुलित है, ठीक है साथियों। चलिए साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में जो जीवन परिचय है, बायोग्राफीज़ हैं, उनमें कुछ वेस्टर्न म्यूजिशियंस का भी है, ठीक है। तो इसके पहली वाली क्लास में मैंने आपका बाख का करवा दिया था और मोजार्ट का करवा दिया था। एक और वेस्टर्न म्यूजिशियन है जिनका नाम है बीथोवन, तो उनका भी आज जीवन परिचय हम करा देंगे। तो इससे क्या होगा कि वेस्टर्न म्यूजिशियन कवर हो जाएंगे और वेस्टर्न म्यूजिशियन से जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो किसी का जन्म या मृत्यु पूछ लिया या किसी के अंतिम ओपेरा का नाम पूछ लिया, आता जरूर है सवाल, इस वजह से मैंने इसको पहले कवर करा दिया है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। बीथोवन का जो पूरा नाम था वो लुडविग वैन बीथोवन था। 16 दिसंबर 1770 ईस्वी को बोन जर्मनी में एक जगह है में इनका जन्म हुआ था। 4 वर्ष की आयु में ही इनके पिताश्री ने इनको पियानो की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया था। यार ये बात सोचो कि जितने वेस्टर्न म्यूजिशियन हैं 4 साल 3 साल में शुरू कर देते हैं अपना काम, ठीक है। और अपने हिंदुस्तान में क्या है कि 6 साल 7 साल मतलब पेरेंट इंतज़ार करते हैं कि ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर सोचेंगे, है ना। फिर वो कभी सोच ही नहीं पाते हैं क्या करना है। 20 वर्ष की आयु में ये पियानो के श्रेष्ठ कलाकार बन गए थे, बहुत श्रेष्ठ कलाकार, ठीक है। इन्हीं दिनों ये जो है वियना गए थे, वहाँ के लोग इनकी प्रतिभा से आश्चर्यचकित रह गए। बीथोवन ने वेस्टर्न म्यूजिक में मतलब एक क्रांति मचा दी थी, ठीक है। इन्होंने पियानो तथा सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा को जितना सुगम और स्पष्ट कर दिया उतना किसी भी संगीतज्ञ ने नहीं किया था। इन्होंने क्वार्टेट, क्विंटेट, सेप्टेट, ट्रायो, सोनाटा, कॉन्सर्टो, प्रील्यूड, सिम्फनी, मार्च, ऑर्केस्ट्रा, फग, कंटटा, ऑक्टेड, कोरस इत्यादि की इतनी अधिक रचनाएं की हैं जितनी कोई अन्य संगीतज्ञ नहीं कर पाया है। इस अमर संगीतकार पर जीवन के उत्तर काल में कई भयानक रोगों ने आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप जो है 26 मार्च 1827 को ये जो है वियना में इनका मृत्यु हुआ था और ये मतलब एक्सपायर हो गए थे वियना में। तो देखिए पाश्चात्य संगीतकारों में जितनी इंफॉर्मेशन है, जैसे जन्म कहाँ पर हुआ था और डेट सहित उनका मतलब बर्थ याद रखना है और डेट के साथ ही उनका डेथ याद रखना है, जगह का नाम जरूर याद रखना है, तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है। तो साथियों आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे अपने साउथ में जो भी म्यूजिशियंस रहे हैं, जैसे मुत्तुस्वामी दीक्षितर या 4-5 ऐसे हैं मतलब जिनका जीवन परिचय भी दिया गया है, जो कि बड़ा छोटा छोटा है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो उनका भी जीवन परिचय में जैसे अब छोटे छोटे हैं तो मैं एक दिन में 2 करवा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है कि एक दिन में क्लास बहुत लंबी हो रही है, आप आराम से कम समय में अच्छा कंटेंट के साथ पढ़ाई कर पा रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है मेरी। चलिए, तो मुत्तुस्वामी दीक्षितर 1775 से लेकर 1835 तक इनका जन्म और मृत्यु था। इनका जन्म जो है वो 24 मार्च 1775 ईस्वी को तंजौर तमिलनाडु में हुआ था। मुत्तुस्वामी का उपनाम गुरुगुह था, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने कीर्तन, प्रबंध, जाति, कृति आदि की असंख्य रचनाएं की। मुत्तुस्वामी ने नवग्रह कृति, कमलांबा, नवावरणम कृति, अभ्यांबा, नवावरणम कृति, शिव नवावरणम कृति, पंचलिंग स्थल कृति, माड़ परवल कृति आदि महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की थी। तो साथियों ये थी आज की क्लास आपकी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आई होगी, एंजॉय किया होगा आपने, और ये सब अगर पॉसिबल हो तो कर देना। और ये टेलीग्राम चैनल है आपका, यहाँ पे आप कनेक्ट होइए
जो भी कंटेंट मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वहाँ पे आपको PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड करता हूँ। और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आज की क्लास में उसका आपको कमेंट करके जवाब देना है। इससे मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और कुछ सुझाव अगर आपको देना है तो चाहे टेलीग्राम पे दे दीजिएगा और चाहे इस कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। कंटेंट में कोई कमी है या किसी तरह का कोई डाउटफुल आपको लग रहा हो, कोई चीज़ मैं आपको बताया हूँ या पढ़ाया हूँ जिसमें आपको ये लग रहा हो कि डाउट हो सकता है, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर साथियों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।